पार्टीशन के बाद एक बार इंडिया फिर टूटने के कगार पर आ गया था। ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को देश माना ही नहीं। तेलुगु बोलने वाले, तमिल बोलने वाले सब अपना अपना एक इंडिपेंडेंट देश चाहने लगे थे। ये कमीशन इतना ही सक्सेसफुल था तो आज हर कुछ सालों में क्यों नए स्टेट की डिमांड की जाती है। ये कहानी है इस सीक्रेट कमीशन की जिसने 58 दिनों में देश का नक्शा बदल दिया। दोस्तों, आप इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो और आपको पता चलता है कि आपके घर का एड्रेस बदल चुका है। आप शिफ्ट नहीं हुए हो लेकिन आपका स्टेट बदल गया, आपके घर का एड्रेस बदल गया, आपका कैपिटल सिटी बदल गया। और ऐसा सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं, लाखों लोगों के साथ हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि ये डिसीजन किसी एसी कमरे में बैठकर नहीं लिया गया था, बल्कि जान देकर लिया गया था। दोस्तों, मैं हूं अरुणोदय चौधरी, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, जिसे आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली और नेहरू जी ने रेड फोर्ट से भाषण और लोकल लोग का सोचना था कि आज़ाद इंडिया एकजुटता लाएगी, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा अलग था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के समय भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे कि 17 ब्रिटिश प्रोविंस, हैदराबाद, मैसूर जैसे 562 और प्रिंसली स्टेट्स। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश ने बाउंड्रीज अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया था, ना कि किसी लैंग्वेज या कल्चर के बेसिस पे। आज़ाद इंडिया का मैप ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिगसॉ पजल के पीसेज को उठाकर रैंडमली चिपका दिया हो। कोई लॉजिक नहीं, कोई पैटर्न नहीं। दोस्तों, इस पूरी घटना को समझाने के लिए मैं आपको पहले एक कहानी बताता हूँ। 1948 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक टीचर था और उसका नाम रमैया था, और वो एक तेलुगु स्पीकिंग विलेज से था और उसके लैंड डिस्प्यूट का केस कोर्ट में पेंडिंग था। अब यहाँ पर होता यह है कि लैंड डिस्प्यूट का केस तमिल लैंग्वेज में फाइल हुआ, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल थी और इधर रमैया को तमिल आती नहीं थी। अब इसके लिए उसे एक लॉयर रखना पड़ता था जो कि तेलुगु से तमिल में ट्रांसलेट कर सके। कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान विटनेस तेलुगु में बात करता था, जज तमिल में बात करते थे और रमैया खुद अपने ही केस में कंफ्यूज हो जाता था। और इतना ही नहीं, रमैया जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ के बच्चे खुद स्ट्रगल कर रहे थे लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि टेक्स्ट बुक तमिल में था, होमवर्क तमिल में था, एग्जाम तमिल में, लेकिन रीजनल लैंग्वेज तेलुगु था। बच्चे कॉन्सेप्ट तो समझ जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर होने से उनके मार्क्स अफेक्ट हो रहे थे। रमैया को जब भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम पड़ता था तो उसके लिए एक अलग से ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी, जिसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता था, एक्स्ट्रा टाइम लगता था और एक फ्रस्ट्रेशन भी एक्स्ट्रा होता था। और इतना ही नहीं, रमैया को कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा था कि उसका कल्चर दबाया जा रहा है, उसके लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये हालात सिर्फ रमैया की नहीं थी, लाखों तेलुगु स्पीकर ऐसा ही महसूस कर रहे थे। लेकिन इस टीचर रमैया की कहानी का ट्विस्ट तब आया जब 1956 के बाद पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब वो ट्विस्ट क्या था ये आपको आगे पता चलेगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस कहानी में रमैया का एक दोस्त भी था, जिसकी कहानी आपको लास्ट में पता चलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज़ाद इंडिया में लोग सोच रहे थे कि वो अपनी आम बोलचाल के भाषा में आराम से रहेंगे, लेकिन उसी मद्रास प्रेसिडेंसी में 4 लैंग्वेज थे, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ये सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। एक गवर्नमेंट ऑफिसर उस भाषा में डॉक्यूमेंट लिखकर भेजता था जिसमें वहाँ के सिटीजन लोग समझ ही नहीं पाते थे। और इतना ही नहीं, कोर्ट प्रोसीडिंग भी उस लैंग्वेज में होती थी जिसमें डिफेंडेंट समझ ही नहीं पाते थे, जैसा कि मैंने आपको रमैया के केस में बताया। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतना समस्या था ही क्यों? क्या ब्रिटिश को ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी उस समय पे? तो दोस्तों, उस टाइम पर ऐसा था कि ब्रिटिश जब इंडिया में थे तो उन्होंने रिसोर्स लूटने के अलावा कुछ किया ही नहीं, ना किसी कल्चर यूनिटी से लेना देना था और ना ही किसी लिंग्विस्टिक वैल्यू से। इन्होंने अपने समय में जितना भी काम किया इंडिया में, उसका बस एक ही वैल्यू था कि इस चीज़ से हमें रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने में और कितनी आसानी होगी। उन्होंने प्रोविंस ऑर्गेनाइज तो किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ना कि उन लोगों के वेलफेयर के लिए जो वहाँ रहते थे। ब्रिटिश के टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये सब काफ़ी बड़ी थी। सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो यहाँ आज के ओडिशा से लेकर केरला तक थी, जिसमें कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया स्पीकर्स थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल रहा होगा। और सबसे बड़ी बात कि ग्रासरूट लेवल तक पहुंचने के लिए कोई कॉमन लैंग्वेज थी ही नहीं। इधर प्रिंसली स्टेट्स की एक अलग ही प्रॉब्लम थी। ये नॉमिनली इंडिपेंडेंट किंगडम थे जिनके ब्रिटिश क्राउन के साथ समझौते का रिश्ता था, लेकिन जब ब्रिटिश चले गए तो वो समझौता भी खत्म हो गया और 562 रियासतों का हैसियत भी अचानक से अनक्लियर हो गया और सबके सब मनमर्जी हो गए। इनमें से कुछ स्टेट इतनी छोटी थी कि आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि गुजरात के दांगा रीजन में बिलवाड़ी स्टेट था, जिसका एरिया मात्र 1.65 स्क्वायर मील था और पॉपुलेशन मात्र 27 थी। या 1931 के सेंसस के हिसाब से मात्र 27 लोग इस स्टेट में थे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद जैसा प्रेसिडेंसी भी था, जो कि 2,14,186 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था और जिसमें कई भाषाएं चलती थी। और ये दिक्कत सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पजल नहीं था, बल्कि इन स्टेट्स के बाउंड्रीज असल जिंदगी को भी बांटती थी। अब आपको मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो कि एक फैमिली है जिसमें कि 2 भाई हैं। एक भाई रहता है गाँव में, जो टेक्निकली हैदराबाद स्टेट में था। वहीं दूसरा भाई जो कि 50 से 60 किलोमीटर दूर एक शहर में रहता था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। अब ज्योग्राफी के हिसाब से दोनों बिल्कुल पास थे, लेकिन लीगली, एडमिनिस्ट्रेटिवली
वो अलग अलग देश में रहते थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंस बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटीज थी। अब ऐसे में एक भाई को किसी भी चीज में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो दूसरा भाई उसका विटनेस नहीं बन सकता है, क्योंकि वो दूसरे लीगल सिस्टम के अंदर आ जाता है। I, Vallabhai Patel, do solemnly affirm that in the office of minister, I will bear true faith and allegiance. अब ऐसे सिचुएशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इंडिया के पहले होम मिनिस्टर बने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने, और इन्होंने जिम्मेदारी ली प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करने का। दोस्तों, इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। ये डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल प्रेशर को कंबाइन करके यूज करते थे और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री फोर्स का भी प्रयोग करते थे। और ऐसा करके पटेल जी ने आज़ादी के महज 3 सालों बाद ही सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में विलय करवा लिया, जिसमें से कई सारे ऐसे भी स्टेट थे जिन्होंने इंडिया में रहकर पाकिस्तान जाना चाहा, और कई सारे स्टेट पाकिस्तान के नज़दीक होने के बावजूद भी इंडिया के पास आना चाहते थे। और सारे प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के बाद 1950 आते आते इंडिया रिपब्लिक बना, क्योंकि अलग थलग पड़ी 562 रियासतें एक संगठित मैनेजेबल स्ट्रक्चर में बदल चुकी थी। और 26 जनवरी 1949 को संविधान एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन ये फोर्स में आई 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1930 में जो पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, उसका वर्षगांठ था, यानी कि एनिवर्सरी था, और इसी चीज के याद में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब यहाँ पर 1950 से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश बन चुका था, और नए कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पार्ट ए में था वो प्रोविंस जो पहले ब्रिटिश प्रोविंस में था, पार्ट बी में था वो स्टेट जो पहले प्रिंसली स्टेट था, और पार्ट सी में वो स्टेट है जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, और पार्ट डी में अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड टेरिटरीज थे। अब आज़ादी के बाद लोगों में ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनको उनके भाषा के हिसाब से जगह मिलेगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप आज़ादी के बाद और ज़्यादा चौड़ा हो गया, जबकि कांग्रेस लीडरशिप और पार्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू लैंग्वेज इशू के बारे में पहले से अवेयर थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने खुद अपनी प्रोविंशियल कमेटी को लिंग्विस्टिक लाइन पर रीऑर्गेनाइज किया था 1920 में, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि लैंग्वेज नेचुरल बॉन्ड क्रिएट करती है। लेकिन नेहरू जी पार्टीशन के हालात को देखते हुए काफ़ी परेशान थे, और उन्होंने देखा था कि रिलीजियस आइडेंटिटी कैसे एक देश को तोड़ सकती है, और अगर धार्मिक पहचान इतना विनाश कर सकती है तो क्या भाषाई पहचान भी विनाश नहीं कर सकती। और उनके मन में ये सवाल आता था कि क्या भाषा के आधार पर स्टेट बनाना नेशनल यूनिटी को कमजोर करना नहीं होगा। दोस्तों, उस समय पार्टीशन के हालात को देखकर ये सवाल आना नेचुरल था, लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत थी कि भाषाई पहचान को दबाया भी नहीं जा सकता था। और ये सब चल ही रहा था कि हिस्ट्री में एक और टर्निंग पॉइंट आ गया। यहाँ पर एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो इंसान थे पोथी श्रीरामुलु। ये 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी में पैदा हुए थे, वो भी तेलुगु स्पीकिंग एरिया में, जो आज के डेट में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी अच्छी पढ़ाई करते हैं और रेलवे में क्लर्क की नौकरी लेते हैं। आगे चलकर ये सैनिटरी इंस्पेक्टर बनते हैं। कहने का मतलब था कि इनकी लाइफ बिल्कुल नेचुरल चल रही थी। लेकिन दोस्तों, हमेशा सब कुछ नॉर्मल नहीं चलता है। 1929 में इनकी वाइफ और बच्चे की डेथ हो गई, और यही पर्सनल ट्रेजेडी उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहले तो इन्होंने सोचा कि पूरी जिंदगी सर्विस में ही बिता देंगे, लेकिन फिर 2 साल बाद ये अपने नौकरी से रिजाइन करते हैं और गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं। इन्होंने 1930 में सत्याग्रह में भी भाग लिया, जेल भी गए, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका काफी एक्टिव रोल था। लेकिन दोस्तों, इनके दिल में एक स्पेसिफिक ड्रीम थी, वो ये है कि इनका एक अलग स्टेट हो जो कि सिर्फ तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए हो। अब ये स्टेट कौन सा था ये आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक स्टेट की डिमांड इतनी बड़ी क्यों थी, तो इसके लिए आप वो टीचर की कहानी से रिलेट कर सकते हो जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तेलुगु पीपल को मद्रास प्रेसिडेंसी में काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी, और इसी चीज को लेकर श्रीरामुलु जी की डिमांड थी कि उनको एक सेपरेट स्टेट मिले, जिसका नाम आगे चलकर आंध्र प्रदेश रखा गया। अब इस स्टेट के डिमांड के लिए उन्होंने कई सारे पिटीशन लिखे, रैलीज ऑर्गेनाइज की, पीसफुल प्रोटेस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज के लिए मान ही नहीं रही थी। और नेहरू जी ये बात क्लियरली बता चुके थे कि किसी भाषाई आधार पर नए स्टेट नहीं बनेंगे। लेकिन दोस्तों, 19 अक्टूबर 1950 को श्रीरामुलु जी ने एक बड़ा फैसला लिया, और वो ये कि वो बिल्कुल गांधी जी की तरह आमरण अनशन पर बैठ गए। मतलब कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। शुरुआत में तो गवर्नमेंट ने इनको इग्नोर किया, लेकिन दिन बीत रहे थे, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, और ऐसा करते करते श्रीरामुलु लगातार कमजोर होते जा रहे थे। मेडिकल एक्सपर्ट उन्हें वार्न भी कर रहे थे कि आपका बॉडी शट डाउन हो रहा है, लेकिन वो भी दृढ़ निश्चय वाले इंसान थे। उनके लिए ये चीज सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं थी, बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल था। जैसे जैसे दिन बीत रही थी, तेलुगु लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी। अब लोग खुद रैली को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगे, और 50वें दिन श्रीरामुलु जी की कंडीशन क्रिटिकल हो गई। डॉक्टर्स ने प्रैक्टिकली गिव अप कर दिया, मीडिया कवरेज इंटेंस हो गई, और तेलुगु स्पीकिंग रीजन में टेंशन काफी बढ़ने लगी। और फिर 15 दिसंबर को सोमवार का वो दिन था जब श्रीरामुलु जी ने शाम 5:30 बजे आखिरी सांस लिया। मतलब कि आमरण अनशन के 98वें दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो भी भूख से, और सिर्फ एक स्टेट के डिमांड के लिए। जैसे ही श्रीरामुलु जी की मौत का खबर तेलुगु रीजन में फैला, ऐसा लगा जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। मद्रास सिटी में दंगे शुरू हो गए।
विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लोर, विशाखापट्टनम जैसे और कई शहरों में ये भी आग पहुंच गई। गवर्नमेंट ऑफिसेज में आग लगा दी गई, ट्रेन रोक दिए गए, स्टेशन तोड़ दिए गए और पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कि ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 7 लोग मारे भी गए। और कुछ जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंडियन आर्मी को भी उतारा गया। मतलब हालात इतने खराब हो गए थे कि लग रहा था कि एक अलग स्टेट नहीं, एक अलग देश की मांग हो रही हो। और इस घटना को देखकर नेहरू जी बिल्कुल शौक में थे, क्योंकि उनका वो डर सच साबित हो रहा था। और इस वायलेंस के बाद सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि 19 दिसंबर 1952 को नेहरू जी ने ये अनाउंस कर दिया कि आंध्रा स्टेट बनेगा, यानी कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक सेपरेट स्टेट क्रिएट किया जाएगा। फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफिशियली बना और ये आज़ादी के बाद आज़ाद भारत की पहली राज्य बनी, वो भी पूरे लैंग्वेज के बेसिस पर। और इसका कैपिटल बनाया गया कुर्नूल को। और फाइनली तेलुगु स्पीकर को उनकी अपनी पहचान मिली और उनको एक ऐसी गवर्नमेंट मिली जो कि उनकी भाषा में काम करेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि फिर तेलंगाना क्यों बना? तो इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।